Hello students, welcome to Jomaxa classes. Today we are going to discuss about current affair for the month September. तो ये एक हमारा नया इनिशिएटिव है, नई सीरीज है जिसका टाइटल है करंट अफेयर्स इन 10 मिनट्स। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह सीरीज बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्राप्त होगी। और ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी हो आप इस ईमेल आईडी में सेंड कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए तो आज का इंडेक्स और आज के करंट अफेयर पे डिस्कस करते हैं। आज अपन क्या क्या देखेंगे। तो पहला है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2022, है ना। ये आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी में इंपॉर्टेंट न्यूज है और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। सेकंड, चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। इसको बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट में ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। असिस्टेड सुसाइड एंड यूथेनेशिया, ये जीएस पेपर 4 एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिबेटेबल है। तो इसके फेवर में और अगेंस्ट में आर्गुमेंट आज देखेंगे अपन। और लास्ट में देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर प्रीलिम विच इज वेरी यूजफुल फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम्स। तो चलिए पहले करंट अफेयर को देखते हैं। तो हाल ही में एससीओ का समिट कहाँ हुआ है? समरकांड उज्बेकिस्तान में हुआ है। ये समिट क्या है? तो क्या होता है ये समिट? एससीओ एक ग्रुप है जो कि चाइना का है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो हेडक्वार्टर है, सेक्रेटेरिएट है, वो बीजिंग में। अब इसमें क्या होता है, इसके जो भी मेंबर कंट्री है वो समय समय पर मिलते हैं और आपस में जो भी उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी वाद विवाद है, उनको डायलॉग के माध्यम से, उनको कंसल्टेशन के माध्यम से या इंटरेक्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बिना वॉर, बिना कोई फोर्स आर्मी को यूज करें। तो एक तरीके से बातचीत का मंच है दोस्तों। अब देखिए इसके हर हर बातचीत के मंच के या ऐसे समिट के क्या होते हैं, कुछ आउटकम होते हैं। तो अपन इसके की हाईलाइट ऑफ द समिट देख सकते हैं। तो जैसे मैंने बता दिया समरकांड में हुआ है, तो वहां कोई ना कोई डिक्लेरेशन निकला होगा जिसे मेंबर ने साइन किया होगा। फिर यहाँ पे ये बात हुई है कि अपन जो भी अपने बीच में कॉन्फ्लिक्ट है मेंबर्स के बीच में, या जो भी एक एक दूसरे के ओपिनियंस अलग अलग हैं, उनको संवाद के माध्यम से या डायलॉग या कंसल्टेशन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। फिर यहीं पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एससीओ एक ग्रुप है तो उसकी कई बॉडी होती है। तो उसकी एक बॉडी है जो इंपॉर्टेंट बॉडी है, जो ये डिसाइड करती है कि किसी कंट्री को इसका मेंबर बनाना है, नहीं बनाना है, या किसी कंट्री को इसके डायलॉग पार्टनर का स्टेटस देना है कि नहीं देना है। तो आप पढ़ सकते हैं कि अभी ईरान और बेलारूस को मेंबर बनाने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दिया गया, और इन बाकी जो कंट्री है इनको डायलॉग पार्टनर बनाया जा रहा है। ये डायलॉग पार्टनर बनेंगे, उसके बाद आगे जाके मेंबर बनेंगे। तो आप यहाँ बॉडी को जरूर रीड कर लीजिएगा। चलिए आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। और भी की हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट क्या है, तो मैंने जैसे बताया कि फॉर एग्जांपल एससीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर टेररिज्म पे बात हुई, टेररिज्म में बात हुई, तो उन्होंने बोला कि अपन एक यूनिफाइड लिस्ट बनाएंगे जिसमें टेररिस्ट और उनके ऑर्गेनाइजेशन के नाम होंगे, और वो टेररिस्ट जो होंगे वो एससीओ मेंबर के जो एरिया है उसके अंदर अपनी कोई भी एक्टिविटीज को नहीं कर सकते, और वो उन एरिया में बैन होंगे दोस्तों। तो इससे क्या होगा, टेररिस्ट को कहीं ना कहीं टेररिज्म को रोकने की अच्छी कोशिश है और अच्छी पहल है। फिर इंडिया का क्या स्टैंड है समरकांड में, इंडिया से रिलेटेड कौन से पॉइंट है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वाराणसी है, अपनी वाराणसी, जहां से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। तो वाराणसी वॉज डिक्लेयर्ड एज द एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। तो अब इससे क्या होगा, तो भारत में टूरिज्म बढ़ेगा, जिसके कारण भारत की जीडीपी बढ़ेगी, भारत में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दूसरा, अपना जो कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज है वो शेयर्ड होगा। और तीसरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही अपने एससीओ के मेंबर के साथ क्या है, अच्छे रिलेशनशिप्स रहे हैं दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं, इंडिया क्या किया है। अब इंडिया ने अगले साल 2023 में एससीओ का जो समिट होगा उसकी प्रेसिडेंसी ले लिया। अब इंडिया क्या करेगा, उसको समिट को ऑर्गेनाइज करेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आते हैं अपन की एससीओ क्या है। तो एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये 2001 में क्या हुआ था, बनाया गया था, स्टेब्लिश हुआ था, चाइना ने बनाया था, है ना। इसके 6 फाउंडिंग मेंबर्स थे, आप रीड कर सकते हैं, है ना। और पूछा जा सकता है आपसे कि रेड्स इज रिलेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको याद रखना है एससीओ। रेड्स क्या है, तो इनका एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है, एक तरीके से टेररिस्ट के खिलाफ या सिक्योरिटी और डिफेंस के उस पे डिफेंस पे कार्य करता है दोस्तों, वर्क करता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कस की हाइलाइट्स ऑफ द एससीओ समिट 2022, है ना। डिस्कस द की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट ऑफ एससीओ समिट 2022। अब आ जाइए, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन सेकंड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड, चीता क्या है, फास्टेस्ट लैंड एनिमल है। अब क्या हुआ, ये एक्सटिंक्ट हो गया था भारत में 1952 में। क्यों हो गया था? क्योंकि हैबिटेट लॉस। तो उसका क्या हुआ था, आवास, उसके घर को मतलब कहीं ना कहीं उसको क्या हुआ था, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। उसका प्रे बेस श्रिंक हो गया था। प्रे बेस का मतलब क्या होता है, प्रे बेस का मतलब होता है कि एक एनिमल क्या होता है, दूसरे एनिमल को हंट करता है और एज अ फूड क्या करता है, उसको लेता है, मतलब ग्रहण करता है, खाता है। तो वो प्रे बेस कहलाता, प्रे कहलाता उस एनिमल का। क्लाइमेट चेंज के कारण नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ था, और ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन के कारण भी इसको नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। तो अब अपन क्या हुआ, नामीबिया से चीता लाए हैं। कहाँ पे लाए, कोनो नेशनल पार्क में लाए हैं। कोनो नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में है दोस्तों। और ऐसा पहली बार हुआ है जब एक लार्ज कॉर्निवोर को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मूव किया गया है।
यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए कोनो नेशनल पार्क क्या है, तो ये मध्य प्रदेश में है, 1981 में बना था, और इसके इससे जो नेशनल पार्क है कोनो रिवर इस नेशनल पार्क के बीच से बहती है, और कोनो रिवर चंबल रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी है दोस्तों। अब आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एशियाटिक चीता, तो उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है एशियाटिक चीता का, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, ये दिया जाएगा तो सही हो जाएगा। और आईयूसीएन स्टेटस अफ्रीकन चीता का क्या है, वल्नरेबल है दोस्तों, क्या है, वल्नरेबल है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है असिस्टेड सुसाइड एंड इथेनेशिया, तो ये आपकी एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असिस्टेड सुसाइड और इथेनेशिया अप्रोक्सीमेटली दोनों एक ही चीज है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। असिस्टेड सुसाइड में क्या होता है, कोई फिजिशियन या डॉक्टर है ना, जो पेशेंट है उसको सलाह दे देता है और फिर वो ड्रग के माध्यम से अपने जीवन को त्याग देते हैं ना। उसी तरीके से इथेनेशिया क्या है, इथेनेशिया में जो डॉक्टर और फिजिशियन है वो क्या करते हैं, अपने खुद ही इंजेक्ट करते हैं ड्रग को, और वो जो व्यक्ति है, जो विक्टिम है, या सॉरी जो पेशेंट है, उसको क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो अपनी मृत्यु को ग्रहण करते हैं। तो अभी हाल ही में जीन लुक गोडार्ड है, ये कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है, इनने क्या असिस्टेड सुसाइड को ग्रहण किया है, इसलिए ये टॉपिक क्या है, चर्चा में है। अब इथेनेशिया क्या होता है, तो देखिए इथेनेशिया का जो मतलब है या मीनिंग है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल यदि कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, या ऐसी बीमारी है उसको जो ठीक नहीं हो सकती है ना, या वो बहुत ज्यादा क्या है फिजिकली और मेंटली अपने आप को हरेस महसूस कर रहा है, उसे लगता है कि अब बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तो उस केस में वो इथेनेशिया को ग्रहण कर सकता है। तो इथेनेशिया एक तरीके से क्या है, ड्राइव्ड हुआ है ग्रीक से, जिसका अर्थ होता है गुड डेथ, गुड डेथ। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब इथेनेशिया भी दो टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब फॉर एग्जांपल यदि कोई पेशेंट है, उसको अपन पेशेंट को ड्रग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट किया उसको ड्रग किसी ने, और वो उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, तो ये एक्टिव है, बाहर से अपन ने इंजेक्ट किया ड्रग और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मान लीजिए कोई पेशेंट है वेंटिलेटर पे फॉर एग्जांपल, तो उसका ऑक्सीजन हटा देना, तो इस तरीके की चीजें पैसिव यूथनेशिया में आती है, और भारत में सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट में पैसिव यूथनेशिया को सही माना है, तो भारत में पैसिव यूथनेशिया अलाउ है। ये आगे देखते हैं, अब ये यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि इसके पक्ष और विपक्ष, मतलब फेवर में और अगेंस्ट में आर्गुमेंट। तो देखिए फेवर में ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, यदि कोई व्यक्ति को ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती है, इससे उसका फिजिकल और मेंटली क्या हो रहा है, हरेसमेंट हो रहा है, तो इस कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग इसको सही माना जाता है। दूसरा, और एडवोकेट इसमें ये बोलते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो व्यक्ति जो चाहता है उसको वो मिलना चाहिए, तो ये भी अलाउ है। तीसरा, रिसोर्सेज, यदि मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, अपने यहाँ वैसे भी हॉस्पिटल की कमी रहती है, डॉक्टर्स की कमी रहती है, अब पेशेंट्स बहुत ज्यादा है, तो जो पेशेंट आगे लाइफ परस्यू नहीं करना चाहते और जो करना चाहते हैं, तो अपने जो रिसोर्सेज है जो करना चाहते हैं उनकी तरफ लगाया जाए, तो रिसोर्सेज की बात होती है। लेकिन कुछ अगेंस्ट में भी आर्गूमेंट होते हैं कि अभी प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है, इंडोनेशिया को रेगुलेट कैसे किया जाएगा, कई लोग जिन जो जीना चाहते हैं उनको भी हो सकता है गलती से बाय मिस्टेक उनकी भी मतलब डेथ हो जाए, वो ग्रैंड कर ले, उनको उनकी मतलब उनकी मेंटली हालत उतनी अच्छी नहीं होगी क्या करना और क्या नहीं, तो ये रेगुलेशन के पॉइंट हो जाता है। रिलीजियस आर्गुमेंट्स भी हैं कि कई जो रिलीजन है उसमें सुसाइड को गलत माना गया है, यूथनेशिया को गलत माना गया है ना, तो इस तरीके से आप इनके फेवर में और अगेंस्ट में दे सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट योर ओपिनियन ऑन यूथनेशिया, इस टाइप से आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, या आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट। तो देखिए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट नेस्ट, ये किसके अंडर कार्य करती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के। इसका कार्य क्या है, ये सिलेबस पे स्कूल के क्या स्टैंडर्ड होंगे, हॉस्टल के क्या होंगे, टीचर का रिक्रूटमेंट कैसे होगा, इन सब पे क्या करती है, सलाह देती है और इन सबको लागू कराने का कार्य करती है। तो आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आ जाता है एशियाटिक कराकल, ये बहुत ज्यादा आजकल न्यूज में है, तो इसका यहाँ साइंटिफिक नेम कराकल, कराकल सिकमिडजी, ये आप देख सकते हैं कहाँ मिलता है, आप देख सकते हैं राजस्थान में, गुजरात, मध्य प्रदेश में, है ना। और ये इसके एरिया है सेमी डेजर्ट, स्टेपी, सवाना, स्क्रबलैंड, इन सब एरियो में एक्सेट्रा में पाया जाता है। और इसका आईयूसीएन रेड स्टेटस जरूर देखिएगा, यूपीएससी पूछ सकता है। लीस्ट कंसर्न है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में, और साइट्स में भी आप देख सकते हैं, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आता है ग्रीन फिंच हब, तो क्या है ये, तो देखिए क्या हुआ हाल ही में, यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने यूके बेस्ड चैरिटी रीव वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर एक पहल शुरू की है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करने के लिए, बेसिकली मराइन प्रोटेक्शन करने के लिए पहल शुरू की गई है। इसमें आपको मालूम है कि बहुत सारी, आपको मालूम है कि जो अपना ऑस्ट्रेलिया है उसमें ग्रेट बैरियर रीफ है, इस ग्रेट बैरियर रीफ में फॉर एग्जांपल कई लोग पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो अब उनको जो वहां पे डाइविंग की जाती है, स्नॉर्केलिंग की जाती है, यहाँ पे स्नॉर्केलिंग की पिक्चर देख सकते हैं, तो इन सबको क्या है बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से किया जाएगा, तो ये सब चीजें सिखाई जा रही है और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा, इससे टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ेगा और एनवायरमेंट भी अपना पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगा। यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं।
अब आ जाता है तमिलनाडु ब्रेकफास्ट स्कीम। तो देखिए जैसे मिड डे मील स्कीम है, आपको पता है होगा, नहीं पता तो आगे अपन विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। वैसे ही तमिलनाडु ने ब्रेकफास्ट स्कीम चालू की है। इस ब्रेकफास्ट स्कीम से क्या होंगे, कई फायदे होंगे। बेसिकली बच्चों को न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट मिलेगा, उनको एनीमिया की समस्या कम होगी, वेस्टिंग की स्टंटिंग की कम होगी। दूसरा, उनकी जो पढ़ने की लर्निंग की क्षमता बढ़ेगी, एबिलिटी बढ़ेगी। तो इस तरीके से ओवरऑल नरिशमेंट होगा बच्चों का। तो ये 1 से 5th क्लास से, फर्स्ट से 5th क्लास के बच्चों के लिए शुरू की गई है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, तमिलनाडु ने स्टार्ट की है। अब आता है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये एक तरीके का डेटाबेस है ना, एक डेटाबेस है जो आयुष और सीएसआईआर ने मिलकर तैयार किया है। आयुष मंत्रालय आप जानते होंगे, आयुष, आयुर्वेद, यूनानी एटसेट्रा। तो इस तरीके से इसमें बेसिक नॉलेज रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत में क्या है, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप है। उन ट्राइबल ग्रुप को क्या है, बहुत सारी मेडिसिन का नॉलेज है। अब वो नॉलेज कोई व्यक्ति ले जाके, मतलब बाहर का व्यक्ति और ले जाके कहीं दूसरी जगह पेटेंट करा रहे, फॉर एग्जांपल अमेरिका में, ब्रिटेन में। तो इस तरीके से भारत की जो धरोहर है, जो भारत का नॉलेज है, वो क्या होगा, उसके साथ नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ है, सीएसआईआर ने क्या किया है, फ्रांस की ये इंस्टीट्यूट है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूट, इसके साथ एक ऑपरेशन साइन किया है टीकेडीएल एक्सेस पे। और टीकेडीएल क्या है, मैंने जैसे आपको बताया, सीएसआर और आयुष के बीच में हुआ है। तो इससे क्या होगा कि अपन जो अपनी दवाई बना रहे हैं उसका पेटेंट लेके अपन अपने नाम पे उसको रजिस्टर करा लेंगे, इससे धोखाधड़ी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज का कंप्लीट होता है करंट अफेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।